इलाके कली ठेकेदार में नामालूम अफराद ने पोलियो वर्कर्स पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर लेविस एहलकार जख्मी, पोलियो वर्कर्स महफूज रहे। कराची सुपर हाईवे पर नूरियाबाद के करीब हैदराबाद से कराची आने वाले मुसाफिर वैन में आतिश ज़दी। जहां बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। 5 जख्मी तशवीशनाक हालत में सिविल हॉस्पिटल कराची के बंस वार्ड में ज़ेरे इलाज। शाहकोट में मौसम सरमा की आमद से पहले ही गैस लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। सुई गैस की गैर एलानिया और तवील बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीब रंग कर दी। सियालकोट में बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन, बच्चे की मां ही अगवा कार निकली। मुखवी बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। स्कर्दू में 13,700 की बुलंदी पर वाक़े नेशनल पार्क देवसाई पर साल 9 की पहली बर्फबारी देखने के लिए सयाहों ने नेशनल पार्क का रुख कर लिया। और खैबर पख्तूनख्वा हसीन वादियों, कुदरती नज़ारों और आबशारों की सरजमीन, कैलाश की सकाफत वादी हो या मजहबी सयाहत से मुतालिक तख्त भाई के खंडरात, हर जगह सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवालिए, मैं हूं आपके साथ माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले चमन के इलाके कली ठेकेदार से, जहां पर नामालूम अफराद ने पोलियो वर्कर्स पर फायरिंग की है। फायरिंग की जद में आकर पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूल लेविस एहलकार जख्मी हो गया। वाकये के दौरान पोलियो वर्कर्स महफूज रहे। जख्मी लेविस एहलकार को हॉस्पिटल दाखिल करा दिया गया है। इसी पर हम बात करेंगे अब्दुल बासित से। अब्दुल बासित, बताइएगा जख्मी की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, चमन के नवाई इलाके यूनियन कौंसिल रोगानी 3 में किली ठेकेदार में पोलियो वर्कर पर नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग के नतीजे में टीम के साथ तैनात लेविस एहलकार शदीद जख्मी हो गया, जिन्हें फौरी तौर पर चमन सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इब्तिदाई तबी इमदाद देने के बाद उन्हें कोयटा मजीद इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। पोलियो टीम आज मुहिम के खात्मे के बाद रह जाने वाले बच्चों को वैक्सीन पिलाने की गरज से इलाके में मौजूद है, जबकि इस मौके पर खवातीन पर मुश्तमिल टीम की खुशकिस्मती घर में मौजूद थी, जिसके बायस वो महफूज रहे। होशियार हमलावरों ने वाक़े को डकैती का रंग देने के लिए जख्मी एहलकार का हथियार और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए, जबकि इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दिया गया है। अस्पताल ज़राए से मेरी बात हुई, इनका कहना था कि जख्मी की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, उनका इलाज मुआलजा जारी है। जी, इलाज किया जा रहा है। जख्मी की हालत तशवीश से बाहर बताई जा रही है। शुक्रिया आपका अब्दुल बासित। कराची में सुपर हाईवे पर नूरियाबाद के करीब हैदराबाद से कराची जाने वाले मुसाफिर वैन में आतिश ज़दगी से जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। हादसे के 5 जख्मी तशवीशनाक हालत में सिविल हॉस्पिटल कराची के बंस वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। हॉस्पिटल ज़राई के मुताबिक लाशों की शिनाख्त के लिए DNA की जरूरत होगी। हैदराबाद से कराची आने वाली मुसाफिर वैन नूरियाबाद के करीब खौफनाक हादसे का शिकार, कई मुसाफिर झुलसकर जा बहक। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा टोयोटा गाड़ी का बोनट उड़कर पीछे से आने वाली वैन से टकराने पर पेश आया। वैन बेकाबू होकर कच्चे में जा गिरी और आग भड़क उठी। गाड़ी सर स्पीड में थी 120 किलोमीटर की, ठीक है। उसकी गाड़ी सर फिर घूमती रही, 1-2 चक्कर तो घुमा के लगाए, लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए थे, फिर एकदम सर गाड़ी खाई में जाके गिर गई। जाबाक होने वालों में एक ही खानदान के 5 अफराद भी शामिल हैं। मस्कशुदा लाशों की शनाख्त DNA के जरिए होगी। 14 लाशें हैं। एक जो मदर थी उसकी गोद में एक बच्ची थी, उसकी भी लाश है। अभी वो तो जब ये अभी सर्द खाने में शिफ्ट की जा रही हैं। 14 लाशें अब ये शनाख्त के बाद DNA के बाद ही पता पड़ेगा। हादसे के 5 जख्मियों को सिविल अस्पताल के बंद सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। रजब अली, नियो न्यूज़, कराची।
जबकि शाहकोट में मौसम सरमा की आमद से पहले ही गैस लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। शहर में सुई गैस की गैर एलानिया और तवील बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कई घंटों तक सुई गैस की बंदिश से घरेलू सार्फिन सख्त परेशान हैं। मजीद बताएंगे हमें कामरान अली। जी बिल्कुल, शाहकोट के शहरियों का एक और इम्तिहान शुरू हो गया है। बिजली की लोड शेडिंग के बाद अब गैस की फराहमी भी बंद हो गई है। मौसम सरमा की आमद से कबल ही शहर के बेशतर इलाकों में कई घंटे की गैस लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो सख्त अजियत में मुब्तला हैं। रात के औकात में गैस बंदिश और सुबह के वक्त गैस प्रेशर में कमी की वजह से ख़वातीन को बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना और घर वालों के लिए खाना बनाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पहले तो वो बिजली की लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला थे और अब गैस की लोड शेडिंग की अजियत में मुब्तला हो गए हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि गैस की बिला ताअत्तर फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इनकी जो परेशानियां हैं वो कम हो सकें। जी, गर्मी अख्तिताम पजीर होने को है, मगर मुजफ्फरगढ़ में लोड शेडिंग का दौरानिया कम होने की बजाय बढ़ने लगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। तफसीलात हमें बताएंगे फरहान हाशमी। बिल्कुल, गर्मी तो कम हो गई है, लेकिन अगर बात की जाए मुजफ्फरगढ़ में लोड शेडिंग के हवाले से तो मुजफ्फरगढ़ में जो लोड शेडिंग का दौरानिया पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पर जो कारोबारी तबका है वो इंतहाई इस हवाले से परेशान दिखाई देता है। हमारे साथ मौजूद है कुछ कारोबारी हजरात, आइए इनसे जानते हैं कि इनके इस हवाले से क्या कहना है। बिजली नहीं होगी तो कारोबार कैसे चलेगा, फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी। हमने भी छोटा सा एक अपना सेटअप लगाया हुआ है। आए रोज़ बिजली की वजह से हम अपने कारकुनान को छुट्टी दे देते हैं, उन बेचारों का चूल्हा नहीं जलता, गरीब हैं, उल्टा मकरूज होकर जाते हैं। पहले महंगाई के बाइस जो है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो अब लेकिन अब लोड शेडिंग की वजह से भी उनको काफ़ी जो है दुश्वारी का सामना है। तो उनका आला हकाम से यही मुतालबा है कि लोड शेडिंग के दौरानियों को कम से कम किया जाए। जी, मंडी अहमदाबाद में ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली की मुअत्तली पर अहले मोहल्ला सराप एहतजाज है। अहले मोहल्ला ने कहा है कि गुज़श्ता रात से वापडा को कॉल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने आकर इस ट्रांसफार्मर को तब्दील नहीं किया। मंडी अहमदाबाद के मोहल्ले में एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर खराब है। अहले मोहल्ला मुतादिद दफा वापडा एहलकारों के नोटिस में भी दे चुके हैं, लेकिन वापडा वालों के कान पर जून तक न रेंगी। इसी ट्रांसफार्मर को रिपेयर करके लगाया गया, जो कि कल रात दोबारा खराब हो गया और बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। अहले मोहल्ला ने कहा है कि गुज़श्ता रात से वापडा को कॉल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने आकर इस ट्रांसफार्मर को तब्दील नहीं किया। हैदराबाद में सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। बेशतर इलाकों में सुबह और शाम कई घंटे तक गैस की फराहमी बंद कर दी जाती है, जिससे घरों में खाना और दीगर कामों के लिए खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख हमें मज़ीद तफसीलात देंगे। हैदराबाद में बिजली के साथ साथ अब सुई गैस की लोड शेडिंग से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। शहर लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और टंडोजाम में सुबह और शाम में सुई गैस की लोड शेडिंग मामूल बन गई, जिसके बायस शहरी नाश्ता और रात का खाना होटलों से करने पर मजबूर हैं। सुई गैस ना आने की वजह से बच्चे भूखे स्कूल जा रहे हैं, ना नाश्ता कर पा रहे हैं ना कुछ, और इस वक्त बगैर बताए हुए लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि सुई सिदरन गैस कंपनी की इंतजामिया सुबह और शाम में या तो गैस की सप्लाई बंद कर देती है या फिर गैस का प्रेशर इस कदर कम कर दिया जाता है कि खाना या रोटी बनाना मुश्किल होता है। स्कूल जाने वाले तलबा और मुलाजमतों पर जाने वाले अफराद को सख्त अजियत का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़, हैदराबाद। और अब बात हो जाए महंगाई की। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। बुनियादी अशियाए ज़रूरिया भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। कहीं हुकूमती इक़दामात महंगाई का सबब बन रहे हैं, तो कहीं ताजरों और दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई कर रखी है। छुट्टी के रोज गोश्त, सब्जियां और फलों की क्या कीमतें हैं, ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदान से। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से होंगे रमेश कुमार, गिलगित बल्तिस्तान के शहर गिजर से होंगे आबिद हुसैन और पंजाब के शहर खोशाब से चौधरी सरफराज मेकन हमें डिटेल्स देंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे सिब्बी का। सिब्बी में गोश्त, सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद क्या तफसीलात है रमेश कुमार से हम जानेंगे। जी रमेश।
छुट्टी के रोज़ सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतों के हवाले से बात करें तो छुट्टी के रोज़ तमाम की कीमतें जो कि आसमानों से बात कर रही है, जबकि मुर्गी का गोश्त 260 रुपये, बकरे का गोश्त 1000 रुपये, जबकि बड़े का गोश्त जो कि 600 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। और अगर सब्जियों के हवाले से बात करें तो आलू और प्याज जो कि 80 रुपये किलो, जबकि नींबू 250 रुपये किलो, और भिंडी जो कि 150 रुपये किलो, और टमाटर जो कि 100 रुपये किलो। दुकानदारान से रब्ता किया तो उनका कहना है कि रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें मजबूरन जो कि ये सामान महंगा फरोख्त करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें महंगे दामों आगे बाहर से मिल रहे होते हैं। जी, पूरे मुल्क की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी महंगाई उरूज पर है। आटा, चीनी, अद्वियात, दालें, सब्जियां और फल आवाम की कुव्वत खरीद से दूर होती जा रही हैं। गिज़र में क्या सूरत हाल है, आबिद हुसैन से हम जानेंगे। ये पूरे मुल्क की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। इस वक्त मैं ज़िला गिज़र में मौजूद हूँ। यहाँ के बलाया इलाकों की बात करूँ तो गिज़र के बलाया इलाकों में अशिया ज़रूरिया की जो अशिया है उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, आए उनसे बात करते हैं। महंगाई में बहुत ही इजाफा हो चुका है, प्राइस कंट्रोल का वजूद हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। दिन ब दिन महंगाई, बेरोज़गारी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इसलिए ज़िली इंतज़ामिया से मैं मुतालिबा करता हूँ कि प्राइस कंट्रोल को फ़ाल करें, खुसूसन अपर एरिया के गरीब जो लोग हैं, दूर दराज इलाकों में के लोग हैं, वो महंगाई से तंग आ चुके हैं। जी, यहाँ पर मौजूद शहरी की आपने बात सुनी। यहाँ के अवाम का यही मुतालिबा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और बेजा मुनाफा खाने वालों के ख़िलाफ़ यहाँ पर क्रैक डाउन किया जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। और अब रुख करेंगे खुशाब का, जहां पर अद्वियात महंगी होने से शहरी सख्त परेशान हैं। मज़ीद जानेंगे चौधरी सरफराज मेकन से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, जहाँ पर जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा होने से शहरी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। एक तरफ खाने पीने की अशिया में इजाफा होने से शहरी परेशान है, तो अब बीमारी में मुब्तला अफराद जो पहले से बिस्तर हालत पर पड़े हैं उनकी जान निकालने की तैयारी कर लेगी है। मजीद जानते हैं, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, पहले भी जी खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। अब जनाब इधर मैं दवाई लेने आया हूँ, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, दवाइयों का रेट बहुत तेज़ है। जी, मेरी तब्दीली सरकार से रिक्वेस्ट है, खुदा रहा हम पर तरस किया जाए। शहरी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि अद्वियात की कीमतों में की जाने वाले इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जी, शुक्रिया आपका सरफराज मेकन। रमेश कुमार भी हमारे साथ दे रहे थे। इसके अलावा आबिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि सहाफ़ियों के मसाइल हल करने के लिए कोशिशें जारी रखूंगा। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन से कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी अरमान साबिर, जॉइंट सेक्रेटरी साकिब ज़ही ने मुलाकात की। कराची प्रेस क्लब के अहदेदारान ने बावर कराया कि बाज़ इदारों में अभी भी 8 माह की तनख्वाह बाकी है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मीडिया मालिकान से बात करके आपके मसाइल हल करवाने की कोशिश करूंगा। करक में जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर साबिक MNA मियां असलम ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पर एतबार करके गलती कर रहे हैं। PTI को तब्दील करने का नाम वोट मिलेगा, मगर उन्हें महंगाई का तोहफा दिया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी और साबिक MNA मियां असलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि PTI को तब्दीली के नाम पर वोट मिले थे, मगर उन्होंने महंगाई का तोहफा दिया। PTI ने 2 सालों में 13,000 अरब रुपए का कर्जा लिया। मुल्क पर माफिया का कब्जा है और माफिया मुल्क के फैसले कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पर एतबार करके गलती कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काबिले एतबार नहीं। जमात इस्लामी कराची का हुकूक कराची मार्च, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मार्च में कराची वालों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। सीनियर एंकर पर्सन फवाद अहमद इस वक्त शारह कायदीन पर अमीर जमात इस्लामी कराची इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान के साथ मौजूद हैं। वो हमें मजीद बताएंगे। आज के इस मार्च के रूए रवा हकूक़ कराची मार्च जो जमात इस्लामी के तहत हो रहा है, हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद। हाफिज साहब, कराची के मसाइल तो बच्चे बच्चे की ज़बान पर हैं, लेकिन आप लोगों ने कौन से मसाइल पॉइंट आउट किए हैं कि जिसको लेकर इस मार्च का हिस्सा भी बनाया है और फिर एक तहरीक की सूरत में आगे लेके चलने का इरादा आपका है? भाई देखें ना, बुनियादी बात यही है कि देखें वैसे तो सड़क टूटी हुई है, गटर उबल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल लावारिस बनाकर छोड़ दिया है इन हुकूमती जमातों ने कराची को। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि इन तमाम चीज़ों का निसार इस पर है कि सबसे पहले तो आबादी तो गिनो हमारी।
آبادی آپ نے آدھی گنی ہوئی ہے تو آپ مسئلے کیا حل کرو گے؟ اس آبادی کے نتیجے میں ہماری نمائندگی نہیں ہو رہی ہے، نہ سندھ اسمبلی میں ہو رہی ہے، نہ مرکز میں پراپر طریقے سے ہو پا رہی ہے، جس سے لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہوئے بھی ہوتا ہے کہ فائدہ کیا ہے، کچھ بدلے گا تو نہیں، اکثریت کی بنیاد پہ تو فیصلے ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مردم شماری ٹھیک ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اس شہر کو لاوارث مت چھوڑو، اس کو ایک بااختیار شہری حکومت دو۔ ایک تجربہ تو 2001 سے لے کر آگے چلا تھا نا، اور اس کا فائدہ ہوا تھا، تو جب اس کا فائدہ بھی ہوا ہے اس تجربے کا، تو پھر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے سارے اختیارات سلب کر لیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بااختیار شہری حکومت ہونی چاہیے، اور جو اس وقت کا سندھ ایکٹ ہے، آرڈیننس ہے، اس کو منسوخ ہونا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ کوٹا سسٹم ہے، جس کو ختم ہوئے بھی اب 7-8 سال ہو گئے ہیں، عمران خان نے بغیر آئینی ضرورت پورے کیے بغیر اس کا اضافہ کر دیا۔ بھائی کیوں کر دیتے ہیں اب آپ ڈیولپ کریں سارے لوگوں کو اور میرٹ کا نظام قائم کریں۔ کراچی کے لوگوں کو ملازمتیں نہیں ملتی، کراچی کا نوجوان ڈگریاں لے کے گھومتا رہتا ہے، بالآخر وہ کسی جو ہے وہ فوڈ سپلائر کا کام کرنے لگتا ہے، کوئی ایسا کام جو اس کی تعلیم سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اسی طرح کے الیکٹرک کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ پارٹیاں سب مل کر کے الیکٹرک کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ یہ تو بنیادی کور ایشوز ہیں، باقی تعلیم ہے، صحت ہے، K4 نہیں بنا پا رہے یہ لوگ ماس ٹرانزٹ انہوں نے نہیں بنایا، 15 سال سے ایک پروجیکٹ ہے، ہر حکومت آتی ہے اسی پیکیج کا اعلان کر دیتی ہے۔ پچھلے سال بھی اسی پیکیج کا اعلان کیا 162 ارب روپے میں، اور اس دفعہ دوبارہ اس پیکیج کا اعلان کیا 1100 ارب روپے میں۔ تو بھائی ہمیں پیکیج کی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں حق چاہیے، اور ہم نے اس لیے بہت سیریسلی ان تمام چیزوں کو ٹیک اپ کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا کہ بس ایک جلسہ کیا، ایک جلوس نکالا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ جماعت اسلامی کی ذمہ داری بنتی بھی ہے کہ یہ شہر کی وہ جماعت ہے جس نے اس کو سرو کیا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، کراچی کے مسائل کا آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر تو ہر فرد جو ہے وہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ مطلب اس کی جو ہے وہ ذمہ داری ڈالتا ہے۔ صوبائی حکومت کہتی ہے وفاق نہیں دیتا پیسے، وفاق کہتا ہے کہ صوبائی حکومت کام نہیں کرتی، پھر کراچی پہ آپ نے دیکھا کہ 4-5 سال ایک MQM جو ہے وہ حکمران رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سارے مسائل تک اس حال تک پہنچانے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ بھائی جس کے پاس اختیار ہے وہ ذمہ دار ہے۔ پچھلے آپ چھوڑ دیں 5 سال اور 2 سال، جو 40-50 سال کے اندر جو لوگ یہاں حکمران رہے ہیں وہ کون لوگ رہے ہیں؟ بس جو یہاں حکمران رہے ہیں، جن کے پاس مینڈیٹ رہا ہے اور جن کے پاس اس وقت مینڈیٹ ہے وہ ذمہ دار ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا MQM کس بنیاد، ابھی وہ وفاق میں موجود ہے نا، تو یہ جو بجلی کی قیمتوں میں بار بار اضافہ ہو رہا ہے ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے نا، کہ الیکٹرک کو جو سبسڈی مل رہی ہے ان کی موجودگی میں ہو رہی ہے نا، کوٹا سسٹم کو جو انہوں نے بڑھا دیا ہے MQM کی موجودگی میں بڑھا دیا ہے نا، اور پچھلا بھی جب 20 سال کے لیے بڑھایا تھا تو بھی وہ حکومت میں شامل تھے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی تو کھا گئی ہے اس شہر کو، 95% ریونیو دیتا ہے یہ شہر، اور یہ سندھ کا حصہ ہے۔ جب یہ سندھ کا حصہ ہے اور میگا سٹی ہے اور اس میں تمام لوگ رہتے ہیں، تو ان کی دشمنی کیا ہے اس شہر کے ساتھ کہ جس کی بنیاد پہ اس کا حق مارتے ہیں اور اس کو دیتے کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے تو سارے اداروں پہ قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ پھر PTI کہتی تھی ہم تبدیلی لائیں گے، 2 سال میں انہوں نے اتنے پیسے بھی نہیں دیے جتنا انہوں نے کے الیکٹرک کے آمدن میں سے لے لیے ہیں، اور پیسے انہوں نے بالکل خرچ نہیں کیے، بلکہ انہوں نے ہماری دشمن پارٹی ہے نا اس وقت کے الیکٹرک کی جو کمپنیاں ہیں وہ تو پوری دنیا میں چور ڈکلیئر ہو چکے ہیں، لیکن وہ عمران خان کی معاشی ٹیم کا حصہ ہیں، اور وہ بار بار ان کو نواز رہے ہیں، ان کو گیس بھی فراہم کر رہے ہیں، ان کو آئل کے مطابق پیسے بھی ہم سے چارج کر کر کے دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری پارٹیاں، اور نون لیگ نے بھی 5 سال حکومت کی اور کے الیکٹرک کو ہی نوازا، تو اس شہر کا مسئلہ اس کی آنرشپ ہے، اس کی مینڈیٹ لینے والی جماعتیں اس کے 3 کروڑ لوگوں کو اون نہیں کرتی، جماعت اسلامی اون کرتی ہے۔ ہم نے 4 سال تک جب ہمارے پاس اتنا سا اختیار آیا تو ہم نے اس شہر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے عبدالستار افغانی صاحب نے بھی کام کیا، اور ہماری یہ رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم شہر کی تمام اکائیوں کو اکٹھا کریں۔ ہم تعصب کی بنیاد پہ نہیں، اتحاد کی بنیاد پر اس شہر کا حق مانگیں گے۔ اس شہر میں رہنے والے ہر مہاجر، سندھی، پختون، بلوچ سب کا حق مانگیں گے اچھا انشاءاللہ۔ حافظ صاحب، یہ احتجاج، یہ مارچ یہیں تک محدود ہے آپ کی تحریک، یا اس تحریک کا دوسرا، تیسرا اور آخری فیز بھی آئے گا کوئی؟ وہ ابھی انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے، اعلان کراچی، ہمارا کراچی ڈکلیریشن ہوگا، امیر جماعت اسلامی اس پر پوری بات کریں گے، اور میں آئندہ کے لائحہ عمل کا بھی انشاءاللہ وہاں پر ہم اعلان کریں گے۔ چلیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بڑی تعداد میں شرکا میرے عقب میں موجود ہیں کہ جن کا جو ہے وہ سرا اس وقت تک دیکھنا ممکن نہیں ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے، تو دیکھتے ہیں مارچ میں آگے کیا ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کے تحت حق دو کراچی کو کے عنوان سے حقوق کراچی مارچ کا آغاز کچھ دیر میں ہوگا۔ جلسہ گاہ میں بڑی تعداد میں مرد اور خواتین شرکا کی آمد ہو رہی ہے، بچے بھی حقوق کراچی مارچ میں شریک ہیں۔ مزید جانیں گے عاصم اشرف سے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے حقوق کراچی مارچ اور جلسے کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے، اور شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت جلسہ گاہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنڈال کا رخ کر رہی ہے، جس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ کراچی کے حق اور کراچی کو جو درپیش مسائل ہیں اس حوالے سے اپنا حصہ اس مارچ میں شریک ہو کر اپنا حصہ جو ہے وہ اس مارچ میں ڈالنے آئی ہیں۔ کچھ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کراچی کے مسائل کیا ہیں اور وہ کیوں ضروری سمجھتی ہیں اس مارچ میں شریک ہونا، اس حوالے
حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جماعت اسلامی نے جس طرح سے لوگوں کا ساتھ دیا، کراچی کی عوام یہ جان چکی ہے کہ ان کو اپنوں کے نام پر ہمیشہ لوٹا گیا اور اس کے بعد ووٹ ان سے لینے کے بعد حکومت غائب ہو جاتی ہے. جہاں سے جو ایم پی اے ایم این اے جیتتے ہیں وہ دوبارہ اپنی شکل تک وہاں پہ نہیں دکھاتے. اس وقت کراچی میں پانی نہیں ہے پینے کو، اس وقت کراچی میں بجلی نہیں ہے، نوجوانوں کے لیے ملازمتیں نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں. مطلب کراچی میں کیا ہے اور کراچی پورے ملک کو کیا دے رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں ریٹرن میں اسے کیا مل رہا ہے. تو کراچی کے عوام اس وقت کھڑے ہو چکے ہیں، اٹھ گئے ہیں. کراچی کو اس کا حق دینا ہوگا. اس کے لیے جو ہے وہ جس حد تک بھی لوگوں کو جانا پڑا وہ جائیں گے، کیونکہ کراچی کے جو بلدیاتی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اسی طرح کے مختلف امور ہیں، مختلف نکات ہیں جس پر آج کے مارچ میں اور جلسے میں جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی. جی خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد. طلال چودھری کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے فیصل آباد پولیس کی ہاسپٹل آمد. لیگی رہنما ہاسپٹل سے غائب. اے ایس پی کے مطابق عملے نے کہا ہے کہ طلال چودھری کو ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا، ڈسچارج سلپ نہیں دکھائی گئی. جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ، تیاریاں مکمل. سراج الحق خطاب کریں گے. اور زیادتی کیس کے بعد سیکیورٹی کا خیال آ ہی گیا. لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر پولیس کے 100 اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ. خانپور میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے بعد تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پرویزی کلہوڑا گینگ کے 4 خطرناک ڈکیت گرفتار کر لیے. ڈاکوؤں سے اسلحہ اور لوٹا گیا مال بھی برآمد کر لیا گیا. اسی پر ہم رپورٹ کریں گے عامر سہیل. ڈی ایس پی خانپور فرخ جاوید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ڈاکوؤں سے 13,47,500 کا سامان، ناجائز اسلحہ، کار اور لوٹے گئے موٹر سائیکل و دیگر سامان برآمد کر لیا ہے. صدر خانپور کی باؤنڈری ملتی ہے، وہاں ایک رات میں ایک ہی گینگ نے 3-4 وارداتیں کی. اس کے لیے ڈی پی صاحب نے خصوصی ٹاسک دیا ہمیں. سیف اللہ خان، ہدایت چانڈی اور دوسرے ملازمین کی ایک ٹیم رہے گی جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس میں ایک دودا چانڈیا اور مرغوب دشتی بڑے کرمنل ہیں ان کا گینگ ٹریس کیا، جن میں سے 4 ملزمان ہمارے گرفتار ہو چکے ہیں. ایس ایچ او سیف اللہ خان کا کہنا تھا پرویزی کلہوڑا گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کیا. مزید ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کام کر رہی ہے. ٹیم تشکیل دی جنہوں نے دن رات کام کر کے 3-4 روز کے اندر ہم نے نہ صرف ملزمان پکڑے بلکہ مال بھی ریکور کر لیا ہے. ڈی پی او کی طرف سے آپریشن میں حصہ لینے والے افسران اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد اور انعامات سے نوازا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر سہیل، نیو نیوز خانپور. سیالکوٹ میں بچے کے اغوا کا ڈراپ سین. بچے کی ماں ہی اغوا کار نکلی. پولیس نے تفتیش کر کے ڈرامہ بے نقاب کر دیا. مخفی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق ملزمہ نے گھر والوں کے ساتھ مل کر اغوا کا ڈرامہ رچایا تھا. تھانہ ہیڈ مرالا پولیس نے 8 سالہ کبیر احمد کے اغوا کا مقدمہ ماہ کی مدت میں درج کر رکھا تھا. بچے کے اغوا میں ملوث ماں سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کر کے مخفی بچہ بازیاب کروا لیا گیا ہے. مدعیہ کے بیٹے کے خلاف تھانہ ایئرپورٹ میں اقدام قتل کا مقدمہ درج ہے. مخالفین کے مقدمے کو برابر کرنے کی نیت سے ڈرامہ رچایا گیا. اسکردو میں نیشنل پارک دیوسائی پر سیزن کی پہلی برف باری 13,700 کی بلندی پر واقع دنیا کا دوسرا بلند ترین سیاحتی مقام میں سال نو کی پہلی برف باری ہوئی. برف باری دیکھنے سیاحوں نے بھی نیشنل پارک کا رخ کر لیا. اسی پر ہم ڈیٹیلز لیں گے اقبال علی سے. اقبال بتائے گا کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر سیاح پہنچے؟ جی ہاں بالکل، دنیا کا دوسرا بلند ترین سیاحتی مقام جو 13,700 فٹ کی بلندی پر واقع ہے نیشنل پارک دیوسائی میں سال نو کی پہلی برف باری کا آغاز ہو چکا ہے. کل رات گئے سے برف باری جاری ہے اور اس وقت بھی برف باری ہو رہی ہے. ایسے خوبصورت انوائرمنٹ کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح جو گلگت بلتستان کے سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ اس وقت سکردو میں موجود ہے اور وہ اس دنیا کا دوسرا بلند ترین سیاحتی مقام کی طرف رخ کرنے کے لیے اس وقت پرعزم ہے اور وہ اس وقت روانہ بھی ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نیشنل پارک دیوسائی ہے جو بلند ترین اور میدانوں پر پھیلا ہوا جو سطح سمندر سے دوسرا بلند ترین میدان ہے، اس پہ سفید چادر اوڑھی ہے برف کی. سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. شکریہ آپ کا اقبال.
सरगोधा के रिहायशी इलाकों, अहम शाहराहों पर सीवरेज की अबतर हालत और गंदगी गलाजत ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। तमाम तर दावों के बावजूद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर को साफ करने में नाकाम है। मोहम्मद इमरान गुराया की रिपोर्ट देखिए। म्युनिसिपल कारपोरेशन का अमला सफाई शहर के मखसूस इलाकों में ड्यूटियां देकर घर चला जाता है। ये शिकायत की है सरगोधा के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने। शहरियों का कहना है कि अंदरूने शहर के अलावा गिरदोनवा की आबादियों में कूड़ा करकट के ढेर और सीवरेज सिस्टम की अबतर हालत के बायस मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश ने इनका जीना महाल कर दिया है। गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। स्कूल खुल के बच्चों के गलियों, बाजारों और ग्राउंड में देख सकते हैं आप कि इतना पानी है कि बंदा नहीं गुजर सकता यहाँ से। 500 से जायद म्युनिसिपल कारपोरेशन का अमला सफाई रोजाना 40 टन कूड़ा करकट उठाने से भी कासर है। ऐसा महसूस होता है कि कारपोरेशन का अमला सफेद हाथी बना हुआ है। हम यहीं से गुजरते हैं और इतनी स्मेल आती है, बदबू आती है। गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज खुदारा इस सफाई का ख्याल रखें, हमारी सेहत का ख्याल रखें। शहर में सेहत सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाना हुक्काम बाला की जिम्मेदारी है। ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होगा जब अफसराने बाला अपने दफ्तर से बाहर निकलकर सूरत हाल का खुद जायजा लेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यू न्यूज सरगोधा। और अब बात करेंगे खैरपुर टामी वाले की, जहां पर अरसा दराज से रेलवे लाइन बंद है। शहरियों ने वफाकी वजीर शेख रशीद से मुतालबा किया है कि खैरपुर टामी वाली पीर रेलवे लाइन को बहाल किया जाए। इस पर हम डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद अब्बास से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर टामे वाली रेलवे स्टेशन पर। यहाँ की जो पटरियाँ हैं वो आज भी रेल की मुंतज़िर हैं। रेलगाड़ी तो ना आ सकी, यहाँ पर नशइयों का गढ़ बन चुका है। इस वाले से मेरे साथ यहाँ मकामी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, हम गुजारिश करते हैं शेख रशीद अहमद वफाकी वज़ीर रेलवे से कि खुदा रहा एक नज़र इधर भी मंडी सादिकगंज से लेकर बरास्ता समरसट्टा कराची तक लोग अपनी फैमिलियों के साथ रेल पे सफ़र करते थे, जो कि बड़ा आसान था। और अब डबल ट्रिपल किराया देने के बावजूद भी लोग बसों पे फैमिलियों के साथ अजियत का सामना करना पड़ता है। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका ये कहना है कि वफाकी वज़ीर शेख रशीद से हम मुतालबा करते हैं कि इस ट्रैक को भी बहाल किया जाए। पीर महल में 6 करोड़ से शुरू होकर 40 करोड़ की खती रकम से मुकम्मल होने वाला मीठे पानी का मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। आए रोज मुख्तलिफ जगहों से पाइपलाइन फटने लगी। 2 रोज से पाइपलाइन फटने की वजह से शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। शहरियों ने कहा है कि पीने के मीठे पानी की मेन लाइन फटने का ये कोई पहला वाकया नहीं। नाकिस मटीरियल और नाहमवार पाइपलाइन बिछाने से ऐसे वाकयात मामूल बन चुके हैं। आए रोज शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसते रहे। कभी पीने के पानी में बदबू, तो कभी गंदा पानी और मिट्टी शामिल होती, तो कभी सिरे से पानी आता ही नहीं। मंसूबा 6 करोड़ से शुरू होकर 40 करोड़ में मुकम्मल हुआ। अवाम के टैक्स से खती रकम में मुकम्मल होने वाला ये मंसूबा करप्शन की नजर कैसे हुआ? इस करप्शन में कौन कौन मुलव्वस है, ये सवाल उठने लगे। मोटरवे पुलिस सखर में जहां अवामी मुश्किलात को कम करने में अहम किरदार अदा किया है, वहीं पर इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए भी मसरूफ अमल है। सखर से रिपोर्ट करेंगे सिबगतुल्लाह। सखर N5 सेक्टर मोटरवे के जवानों ने रोड से हटकर इंसानी खिदमत का जज्बा लिए रीजनल ब्लड सेंटर को अपने खून के एहतियात देकर इंसानी जिंदगियों को बचाने में अहम किरदार अदा किया है। SSP मोटरवे गुलाम सरवर भ्यो ने भी इस कार्य खैर में खून का अतिया देकर जवानों के हौसले बुलंद किए। डीसी वालों की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने यहाँ पर आए, हमारे यहाँ ताउन किया और हम इसीलिए ब्लड देना चाहते हैं कि जिसको ज़रूरत है उसकी हेल्प हो सके, उसको ब्लड मिल सके। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, खसूसन वो जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं जिनके डोनर्स अवेलेबल नहीं होते, उनको ये ब्लड डोनेट किया जाता है RBC की तरफ से। मोटरवे पुलिस सिर्फ मुसाफिरों की जानो माल की हिफाजत ही नहीं करती, बल्कि ये फोर्स इंसानी जानों की हिफाजत को भी अपना फर्ज समझती है। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यू न्यूज सखर। गोजरा में आज भी सदियों पुरानी रिवायती तरीके से गंदम का आटा तैयार किया जाता है। बैलों की मदद से लकड़ी के बने खराज से गंदम का आटा इंतहाई मेहनत से बनाया जाता है। तिब्बी लिहाज से खराज का आटा शुगर के मरीजों के लिए बड़ी अफादियत रखता है। गोजरा से आबिद संधू की रिपोर्ट। गोजरा में आज भी सदियों पुराने रवायती तौर तरीके से गंदम का आटा तैयार किया जाता है। बैलों की जोड़ी लकड़ी के बने खराश में जोतकर पत्थरों के पड़ों में गंदम पीस कर बड़ी मेहनत से आटा बनाया जाता है। महंगाई के इस दौर में खराश पर गंदम बिल्कुल फ्री पीस कर आटा हासिल किया जाता है। खराश के मालिक का कहना है कि 80,000 रुपए में तैयार होने वाले खराश से पूरा गांव बैल जोत कर आटा मुफ्त बनाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खराश का आटा शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद है, जबकि चक्कियों और मिलों के आटे की निस्बत खराश के आटे की रोटी नरम और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है।
ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਜੀ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ इंशाल्लाह ਅਸੀਂ 4 तरीक ਨੂੰ ਮੇਲਾ भी करा रहे हैं ਇੱਥੇ। जहां लकड़ी के बने खराज से गंदम का आटा फ्री तैयार किया जाता है, वहीं पर यह खराज पंजाबी सकाफत को जिंदा रखे हुए है। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ आबिद संधू, नियो न्यूज गोजरा। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हल्के सहवन शरीफ का रिहायशी घर का वाहिद कफील 40 साल मुबीन गुज़श्ता 3 साल से मुंह के कैंसर में मुब्तला है। उसके बूढ़े वालिदैन जवान बेटे के इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। रिपोर्ट तैयार की है अब्दुल करीम जमाली ने। सेहवन के गांव मोहब्बत जलबानी का रिहायशी 40 साल मुबीन जलबानी सरतान में मुब्तला जिंदगी और मौत की जंग से नबुर्दासमा है। औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है, लेकिन घर का वाहिद कफील जवान बेटा ही बिस्तर से लग जाए तो बूढ़े माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। 2.5 साल से ये कैंसर का मरीज है। इसका मैंने बहुत इलाज कराया है मगर कोई फर्क नहीं आया है। गरीबी, ज़ईफी, जवान औलाद का मुहलिक मर्ज और पहुंच से बाहर महंगा इलाज। मुबीन के माँ बाप डुबडुबाई आंखों और खदशों से कांपते दिल से किसी मसीहा की राह तक रहे हैं। कैंसर लेकर जो मुझे पी जो इलाज कराए असान जो का वो असान खपा चलो सी असान जो अन्या कुछ कौन छुआ 2.5 साल का मुझे पी बीमारा खट्टा दे पियो। डॉक्टर्स के मुताबिक मुबीन जलबानी का इलाज मुमकिन है अगर फौरी इलाज के लिए इक़दामात उठाए जाएं तो मर्ज को मजीद बिगड़ने से रोककर इसकी जिंदगी का दिया बुझने से बचाया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान के हल्का तहसील पिपला में वाहिद स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर इल्तिवा का शिकार है, जिसकी वजह से नौजवान और तलबा मुश्किलात से दो चार हैं। इसी पर हम डिटेल्स लेंगे नासिर सिद्दीकी से। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ वाली की तहसील पिपला के स्टेडियम के ग्राउंड में, जहाँ पर जो है खतीर रकम से जो है स्टेडियम की तामीर की गई है, लेकिन इस वक्त जो है स्टेडियम फंक्शनल ना होने के सबब जो है यहाँ की जो नौजवान यूथ जो है इस वक्त वो है इस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो है ग्राउंड की तज़य्युन और आराइश के अलावा यहाँ पर ना ही टाइलें लगाई गई हैं, ना ही बाथरूम का इंतजाम किया गया है। यहाँ की जो है स्टेडियम की जो तामीर में जो हायल रुकावटें हैं और ये फौरी तौर पर जो है वो खत्म करके इसकी जो तज़य्युन और आराइश है और जो भी इस पे दरपेश और अब रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां पर कोरोना वायरस के बायस 6 माह बाद तफरीही मकामात और चिड़ियाघर खुल गए। शहरियों ने छुट्टी का दिन भरपूर अंदाज में मनाने के लिए चिड़ियाघर का रुख कर लिया। जौहर अमीन से तफसीलात। डेरा गाजी खान में आज संडे की छुट्टी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए डेरा गाजी खान के शहरी मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर रहे हैं और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो हैं वो तो जू का बहुत ज़्यादा उनको शौक़ होता है कि जू में जाएं, वहाँ पे परिंदों को देखें, झूले झूलें। यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आज छुट्टी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए उनके क्या क्या प्लान है। जी हम आज एंजॉय करने आए हैं, छुट्टी का दिन है, बच्चों के साथ भरपूर एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है और इंशाल्लाह ये सारे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। डेरा गाजी खान के चिड़ियाघर में काफ़ी अरसे के बाद एक दफ़ा मांद पड़ी रौनकें फिर दोबारा बहाल हो चुकी हैं। अगर गली मोहल्लों की मैं बात करूं तो वहाँ पे भी नौजवान लड़के क्रिकेट खेलकर अपनी छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं। जी खानपुर झील में कश्तियों और मोटर बोट के मजे लेने सयाह पहुंच गए। टेक्सला म्यूजियम से 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़े खानपुर झील जो चारों अतराफ से पहाड़ियों में घिरी हुई है, जिसको देखने के लिए सयाह यहां पर रुख करते हैं। ताज बुखारी से मज़ीद डिटेल्स लेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानपुर तहसील में और मेरे पीछे अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो बहुत खूबसूरत झील है जहाँ पे कश्तियाँ भी हैं, मोटर बोट्स भी हैं और ग्लाइडर्स भी यहाँ पे जो है मौजूद है और ग्लाइडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से पीछे बहुत खूबसूरत एक मस्जिद है जो बिल्कुल इस झील के दरमियान में है और वहाँ पे भी लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत खूबसूरत एरिया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़े मजे का इस वक्त मौसम है यहाँ पे। जी शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल आपने जाना। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए।